प्रिय छात्रों, आज फिर हम आप लोगों के लिए पीईटी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 या 5 जो भी है वो तो आपका क्रम उसमें पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये पहला क्वेश्चन इसमें आते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो आंसर हो जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपका 1909 में पारित हुआ। अब ये जो मार्ले था ये भारत का सचिव था और मिंटो जो था भारत का वायसराय, और इन्हीं के द्वारा मिल करके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो वो आपका आंसर हो जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी जो है ये गैर भारतीय धर्म है, और सी में आपका ऑप्शन में है यहूदी धर्म, और यहूदी धर्म जो है एक गैर भारतीय धर्म है। अब इस यहूदियों के बीच में अनेक धार्मिक ग्रंथ भी प्रचलित हैं, जिसे तोरा, तालमुड, इलाका, अगाडा, तनाका के नाम से जाना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये भारतीय धर्म के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा किया गया था, जबकि कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। इस पे ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र जो है वो आपका राजनीति पर एक आधारित पुस्तक है, और यह जो है 15 खंडों में विभाजित है, जिसमें दूसरा एवं तीसरा इसका खंड जो है वो सबसे प्राचीन है। और इसी कौटिल्य को एक क्वेश्चन इनके उपनाम को लेकर के आता है कि कौटिल्य को किस उपनाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य को भारत का मैकियावली के नाम से जाना जाता है, और मैकियावली जो था वो इटली का निवासी था, और इस मैकियावली द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। तो मैकियावली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। ये सब भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो इस पर भी ध्यान देते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ घूम रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला याद करके बैठे होंगे, लेकिन ये मृतकों का टीला तो है ही, जिसे इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट ऑफ डेड। तो कभी कभी बहुत सारी परीक्षाओं में हमने देखा है कि डायरेक्ट उसका इंग्लिश दे देता है, और उसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन छोड़ करके निकल लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये मृतकों का टीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। अब 5वां क्वेश्चन कि पॉलिश वार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण युग, और इसी मध्य पाषाण युग में पालिशदार उपकरण की उत्पत्ति हुई थी। इस काल में जो पत्थर होते थे, पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, और वो पॉलिशदार हुआ करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सामंतवाद का विनाश, और ये भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं हुआ करता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय भारत का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया नहीं गया।
तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और वो 1813 का जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसमें जहाँ भी संभव हो सके कच्चे माल पे एकाधिकार करना और उसे ऊंची दर पे बेचना ये सही था। उसके बाद से भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए बाध्य करना ये भी सही था। उसके बाद से भारतीय व्यापारियों को किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन ये भी सही था। जबकि आपका डी ऑप्शन जो है ये गलत है, मुक्त व्यापार नीति, और इनकी मुक्त व्यापार नीति 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपोहन सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रेन थियरी, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ चुका है कि ड्रेन थियरी का प्रतिपादक कौन था। तो ड्रेन थियरी के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस ड्रेन थियरी को परिभाषित किया था। तो कथनों में से कौन सा समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर में आपका चारों ऑप्शन देखना होगा। तो ऑप्शन ये है कि भारत के राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। अब यही आंसर एक तरीके से सही होगा। ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब सूख जाना या भाग जाना। तो इस तरीके से भारतीयों की ही राष्ट्रीय संपत्ति हुआ करती थी और वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, और जबकि इसके संबंध में भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई एडवांटेज या प्रतिफल प्राप्त नहीं होता था। तो आंसर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठन थीं? अब इसका आंसर हो जाएगा आपका कूट के रूप में दिया है, और कूट में आपका केवल 1, 1, 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि जो थी, ये एक दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। तो इसमें केवल 1 होगा, और 1 का आंसर आपका कौन सा है? तो ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और भारत में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के मध्य कुल कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है कि भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई? तो वो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के मध्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर की पहली रेल चलाई गई थी। और इस रेलवे लाइन का निर्माण किसने किया था? तो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, और 11 ये है कि जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। और इस आंसर आपका बिहार, और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 जनगणना के अनुसार। और वर्तमान में बिहार में एक तरीके से 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का जो डाटा है वो उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में निवास करते हैं। और दूसरा स्थान अगर देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में निवासियों की संख्या आपका हो जाता है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार में कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान 2011 जनगणना के अनुसार बिहार। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जिसे कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। जबकि महानदी बेसिन जो है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, महानदी बेसिन जो है वो ओडिशा में स्थित है, ओडिशा, ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। जबकि नर्मदा बेसिन जो है ये आपका मध्य प्रदेश एवं गुजरात में स्थित है, एमपी और गुजरात, एमपी और गुजरात। जबकि आपका कावेरी बेसिन जो है ये टीएलडी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जिसे कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। और ये एल्ब्रुस पर्वत जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो काकेकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और अराकू जो है ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित घाटी नहीं है, जबकि करेवास, भागीरथी और काठमांडू ये तीनों हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और ये सभी जो हैं आदिम जनजाति समूह जो चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर ये सब केरल जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये सभी आपका द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1965 में की गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सचिव वगैरह या अन्य सदस्य के रूप में इसका गठन किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। और इसी 1949 में भारतीय विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में कितनी बार बैठक करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और एक वर्ष में जो है ये 3 बार बैठक करता है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो इस शहरों में दिए गए के अनुसार कपूरथला जो है वो सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। और इस कपूरथला की जो स्थापना किया गया था वो नवाब कपूर सिंह ने कपूरथला की स्थापना किया था। और ये कपूरथला आपका पंजाब राज्य में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में ये है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? जो आंसर हो जाएगा आपका काल बैसाखी नार्वेस्टर। और ये पश्चिम बंगाल में होने वाली जो आपका मानसून पूर्व वर्षा है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ आपका दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वो आम्र वर्षा या मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। जबकि कर्नाटक में होने वाली वर्षा जो है वो चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक में जो आपका मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम, और उसके बाद से काल बैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को
कहा जाता है या काल बैसाखी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता या विधिक समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का व्याख्या करता है, जबकि अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण वाली विधियों से संबंधित है, 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है और 26 जो है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अब आते हैं 22। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के रूप में उल्लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान दिया गया। इसके साथ साथ अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए तथा कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के किसी राज्यपाल के नियुक्ति के प्राधिकारी कौन होता है? तो भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये किया गया 56 में कि किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा कथन गलत है? तो अब कथन में आपके सामने 3 ही ऑप्शन दिख रहा है। अब चौथा ऑप्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया, सही है। उसके साथ साथ आपका महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। सी जो है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। और चौथा आपके सामने है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है, ये आपका एक तरीके से गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो संविधान के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप लाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 25 में यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 161। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें राष्ट्रपति भी है और राज्यपाल भी है। तो राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी भी सज़ा को माफ़ करने या हेर फेर की शक्ति रखता है, जबकि 161 के अंतर्गत आपका कौन हो जाएगा? तो 161 के अंतर्गत आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल को 161 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सज़ा को माफ़ करने या हेर फेर की शक्ति प्राप्त है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडों को वो हेर फेर या माफ़ नहीं कर सकता। उसके संबंध में केवल और केवल किसको दिया गया? राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित करती है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा दूधिया रंग को परिवर्तित किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि दूध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा दुधारू पशु। आंसर दुधारू पशु, मतलब जो भी आपके दूध देने वाले पशु होते हैं उसे दुधारू पशु के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
इसमें हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये जो है आपकी विशेषताओं में उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे प्रवर्धन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रवर्धन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जो कि सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और पौधों के कृत्रिम प्रवर्धन के लिए कई प्रकार की सामान्य विधियां भी हैं, जिसे कलम लगाना, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में यह हमें रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है, ये विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी और एम्फीबिया। और एम्फीबिया के अंतर्गत आपका टोड, सैलामेंडर, गिरगिट ये सब प्रतिनिधित्व किया जाता है। किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो आंसर सी, टोड, सैलामेंडर और गिरगिट। और इस वर्ग में आपके जो भी होते हैं वो सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, और इसका नाम जो है एम्फीबिया या उभयचर के नाम से जाना जाता है, एम्फीबिया या उभयचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। तो आंसर हो जाएगा डीएनए। और इसी डीएनए के माध्यम से आपका गुणसूत्रों के माध्यम से एक अत्यंत सूक्ष्म रचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये स्थानांतरित होती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 ये है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी। और येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है, और ये यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। और यह कोलंबिया, यूएसए में आपका कोलंबिया का पठार पड़ता है, उसी कोलंबिया के पठार में आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका सुरहा ताल पक्षी विहार जो है ये बलिया ज़िले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और ये जो सुरहा ताल है ये गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक झील के रूप में जाना जाता है। 34 क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा पुस्तक और लेखक में सुमेलित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अब नीचे से देखना होगा 1 और 2 या 2 या 3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें आपका पहला है हिमालय ओडिसी NV वीरेंद्र कुमार, दूसरा द कारगिल विक्ट्री और द कारगिल विक्ट्री बैटल फ्रॉम पीक टू कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इन नॉट एनफ नटवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और सी जो है आंसर 1, 2, 3 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें एक तरीके से ये सभी उद्योग का नाम दिया गया है और वो उद्योग कहाँ स्थित है इसके संबंध में सुमेलित करना है। तो इस सुमेलित में आपका स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो आपका उदयपुर में स्थित है। उसके बाद से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये आपका रांची में स्थित है। और बच गया एक, तो इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड जो है वो आपका कोटा राजस्थान में स्थित है। तो इस तरीके से ये मिलान हो गया, और इसी मिलान के अनुसार आप ऑप्शन पर टिक मारेंगे और वो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सी। 4, 2, 3, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है।
और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 37 कि अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो अमरनाथ जो है वो लगभग आपका 5320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि भारतीयों का एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो बनघट्टा जैविकी उद्यान है, जो कि कहाँ स्थापित किया गया, बंगलुरु में स्थापित किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का जो संबंध है वो आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा हम बताए भी हैं कि क्रांति आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, जिसमें श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध जो है सूरजमुखी और तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, और सी में हरियाणा में जो है वो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं है, जबकि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर जनजातीय समुदाय की संख्या पाई जाती है, जबकि हरियाणा में जनजातीय समुदाय की संख्या नहीं पाई जाती या पहचान नहीं की जाती। उसके बाद से 41 कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। तो आंसर हो जाएगा शेरी रहमान, और ये शेरी रहमान जो थी पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री थी, जो 2018 में अपना कार्यभार संभाली थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि कौन सा कथन सही है। अब ये कौन सा कथन सही है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत है। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले, तो ये एक तरीके से सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन ही पदभार ग्रहण किए थे, तो इस वजह से यह कथन सही है। अब आते हैं, ये जो जाकिर हुसैन थे ये भारतीय संविधान में या भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने। तो इसका भी ट्रिक हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, राज राधा जागिरी। तो राज से आपका राजेंद्र प्रसाद, जा से जाकिर हुसैन, तो सबसे पहले आपका राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद से जाकिर हुसैन। इसका ट्रिक दूसरा भी है, राजेंद्र की राधा, तो राजेंद्र पहले राष्ट्रपति, राधा कृष्णन दूसरे, राजेंद्र की राधा जाकिर की बीबी, यानी कि जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सहायता दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक, और इसी विश्व बैंक के द्वारा उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका योजना को सहायता प्रदान की जाती है, और इसी विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है, IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो वाशिंगटन DC में स्थापित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि निम्नलिखित में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 21 सितंबर, और 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ के सिंह चतुर्भुज स्तंभ शिल्प में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, और इसी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा सिंह स्तंभ, अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ को
अपना राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। 46 आपका है कि भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया वो 1972 में किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 ये है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और HDFC बैंक के द्वारा अप्रैल 2018 में भारतीय सेना के साथ डिफेंस सैलरी पैकेज हेतु MOU मेमोरेंडम ऑफ, इसका वो होता है मेमोरेंडम ऑफ यूनिट, तो उसी HDFC बैंक के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा सेना नौसेना की खुफिया जानकारी का विश्लेषण प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका JIC संयुक्त आसूचना समिति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपने व्यापारिक संधि को नवीनीकृत किया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी आपका हो गया नेपाल। और ये नेपाल से भारत ने अगले 7 वर्षों के लिए अपने व्यापारिक संधि को नवीनीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 में ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ के रूप में स्थापित किया गया। और इसी 1977 में जनसंघ तथा अन्य पार्टियों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी नाम दिया और इसे 1980 में नाम दिया गया था। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तब तक ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए। इसका PDF जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं और उसी टेलीग्राम चैनल से आप लोग पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तब फिर जाकर के YouTube चैनल पर आप उसका आंसर और सॉल्यूशन आसानी से व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।